दोस्तों, मैं आदित्य पांडे एक बार फिर से जीएस एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज एक नए अच्छे टॉपिक के साथ, जो कि हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार। बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से बनाया जाता है एग्जाम में, तो बहुत वैसे भी इम्पोर्टेंट है हमारी डेली लाइफ में, और बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। तो आइए देखते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। तो बेसिकली भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार आता है, जो कि 12 से 35 तक कवर करता है। आर्टिकल 12 से 35 तक इसकी व्याख्या की गई है। तो हम इनको देखते हैं। पहले मौलिक अधिकार के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। देखिए, मौलिक अधिकार बेसिकली 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 हुए करते थे, लेकिन इस संपत्ति के अधिकार को जो है हटा दिया गया है, इसलिए उसे कानूनी अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया है। तो इसलिए अब 6 मौलिक अधिकार हैं। हमें इन्हीं 6 मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी लेनी है। तो अभी हम थोड़ा ऐसे सीक्वेंस वाइज देख लेते हैं कि 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से उनके आर्टिकल्स हैं। इसके बाद हम कंटिन्यू पूरा आर्टिकल 12 से जो है कवर करेंगे। तो पहले आता है समता का अधिकार, यानी समता या समानता का अधिकार। 14 से 18 आर्टिकल। देखिए, अभी आप रटने की कोशिश मत कीजिएगा, सिर्फ समझना, ऐसे देख लीजिए, ये सब लास्ट तक सब याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 कवर करता है। समता या समानता का अधिकार 14 से 18। इसके बाद फिर आता है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, आर्टिकल 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी किसी का शोषण ना हो, इसके अंतर्गत 2 अनुच्छेद आते हैं, 23 और 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक, यानी सभी धर्मों को कैसे किस तरीके से उनको छूट है या अधिकार प्राप्त है, वो सभी इसके विषय में यहाँ पर बताया गया है। तो शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार जो कि 29-30 में है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि आर्टिकल 32 में है। हम सबको सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। अब यहाँ प्रश्न ये आता है कि समता या समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक है, तो 12-13 में क्या है। तो पहले हम 12 और 13 आर्टिकल को जानेंगे, क्योंकि वहां परिभाषा से रिलेटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसके बाद फिर हम समता के अधिकार से कंटिन्यू करेंगे। अब हम आर्टिकल 12 से जानने से पहले हम मौलिक अधिकार के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो देखिए, बेसिकली मौलिक अधिकार यही होता है कि जो हमारे हितों की रक्षा कर सके, यानी जो हमारे हितों का संरक्षण कर सके, वही मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत हम देखेंगे कि यह कहाँ से लिया गया है, यानी किस संविधान से लिया गया है। तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इसको याद करने का आप तरीका देख सकते हैं कि मौलिक अधिकार, आ का साउंड आ रहा है और यहाँ पर आ का साउंड आ रहा है, क्योंकि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में रूस और अमेरिका में कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि मौलिक अधिकार अमेरिका और आ से अधिकार, आ से अमेरिका। तो इसे आप भाग 3 यानी मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। इसके बाद इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा। देखिए, मैग्ना कार्टा ये होता है कि यह वह पहला परिपत्र था जब इंग्लैंड के राजा जो है किंग जॉन मूल अधिकार के संबंध में पहली बार इसे प्रस्तुत किए थे। तो ये बहुत पूछा जाता है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसलिए आप एक नंबर में इसे याद कर सकते हैं कि भारत का मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकार को कहा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 जो है राज्य शब्द को परिभाषित करता है, यानी कि आर्टिकल 12 जो है राज्य शब्द को परिभाषित करता है। अब ये राज्य शब्द को परिभाषित यहाँ पर पूरा विस्तृत दिया गया है कि राज्य होता क्या है। बेसिकली अगर हम राज्य की बात करें तो आपके मन में चल रहा होगा यूपी, बिहार, झारखंड, केरल, ये सब जो हमारे राज्य हैं। लेकिन यहाँ राज्य का मतलब सिर्फ राज्य से नहीं है, उन सारी इकाइयों से है जिसके द्वारा मौलिक अधिकारों पर फर्क पड़े। जैसे कि संसद हो गया हमारा, इसके अंतर्गत
इसके बाद राज्य सरकारें हो गई, राज्य विधानमंडल हो गई, इसके बाद नगर पालिका, ग्राम पंचायत और जो है जिला जिला में भी जो है इसके अंतर्गत आ जाता है। या कोई निजी इकाई, कोई निजी इकाई का मतलब कोई भी कंपनी हो, एजेंसी हो, ओएनजीसी हो, बीसीसीआई हो, ये सब क्या है, ये सब इसी के अंतर्गत राज्य शब्द के अंतर्गत आते हैं, यानी राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। अब ऐसा इसलिए परिभाषित किया गया है कि मान लो कोई कंपनी है, ओएनजीसी हो गई, वो किसी बालक का शोषण कर रही है, तब वह उच्चतम न्यायालय में जा उच्च या उच्चतम न्यायालय में जा सकता है और वह जो है यह कह सकता है कि हमारे मूल अधिकारों का हनन हुआ है, इसलिए जो है। अच्छा, मूल अधिकारों का जो है मूल अधिकारों की प्रकृति क्या है, तो निषेधात्मक है। आप एक शब्द में इसे भी याद कर सकते हैं कि निषेधात्मक प्रकृति है। क्या है? निषेधात्मक प्रकृति, यानी कि ये एक प्रकार से निषेध करता है, यानी इनको बाध्य करता है राज्य को। राज्य शब्द में आप जान ही गए हैं कौन कौन आते हैं, तो राज्य शब्द को बाध्य करता है कि आप ऐसा ना करें। और यदि हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है, तब हम जाहिर सी बात है उच्चतम न्यायालय में या उच्च न्यायालय में अपने अधिकारों की रक्षा हेतु हम वहां पर जा सकते हैं। और इसमें जो है कभी भी परिवर्तन भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने इस तरीके से हमारे मूल अधिकारों की रक्षा की है, जिससे ये पता चलता है कि आप देखिए, आप ये देखिएगा कि जितने भी संविधान हैं उन सब में, चाहे अमेरिका का ही संविधान क्यों ना हो, हमारा जो है बहुत ही विस्तृत तरीके से और न्यायोचित तरीके से इसका वर्णन किया गया है। तो आइए आप अब आर्टिकल 13 के बारे में हम जानते हैं। 13 देखते हैं। आर्टिकल 13 के अंतर्गत बताया गया है, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, यानी ऐसी विधियां जो मूल अधिकारों से असंगत हो और उनका अल्पीकरण करे, यानी उनका हनन करने वाली विधियां हो, तो उसके अंतर्गत आर्टिकल 13 में बताया गया है। आगे, मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियां शून्य होंगी, यानी देखिए ये बात सामने निकल कर आई है कि मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियां शून्य हो जाएंगी, यानी ऐसा कानून जो मूल अधिकारों का हनन करे, या विधियां मतलब कानून हो गया, या ऐसा कानून जो मूल अधिकारों का अल्पीकरण करे, यानी उसको कहीं ना कहीं कम दर्जा प्रदान करे, तो भी जो है वह विधियां क्या हो जाएंगी, शून्य हो जाएंगी। अब इसका निर्धारण कौन करेगा कि भाई कौन सी अल्पीकरण है या असंगत है, इसका निर्धारण कौन करेगा? तो इसका निर्धारण करने के लिए उच्चतम न्यायालय जो है आर्टिकल 32 के तहत उन्हें शक्ति प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय को शक्ति प्राप्त है आर्टिकल 32 के तहत, और उच्च न्यायालय को शक्ति प्राप्त है 226 के तहत। अगर आपसे पूछा जाएगा सिर्फ न्यायालय, तब यहाँ पर वो गलत हो जाएगा, क्योंकि न्यायालय के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय भी आ जाते हैं, और यहाँ पर सिर्फ जो है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को ही यह अधिकार प्राप्त है। उच्च न्यायालय को 226 के तहत और उच्चतम न्यायालय को 32 के तहत यह अधिकार प्राप्त है। विधि शब्द को व्यापक रूप दिया गया है आर्टिकल 13 में। आर्टिकल 13 में ये विधि शब्द को बताया गया है कि विधि शब्द जैसे कि सिर्फ कानून का मतलब केवल संसद से नहीं है, जब बल्कि राष्ट्रपति के अध्यादेश से भी है। यानी कि अगर राष्ट्रपति अध्यादेश लाते हैं तो भी मूल अधिकारों से रिलेटेड और उसका अल्पीकरण होता है या उसका हनन होता है, तो भी वह शून्य हो जाएगा। और विधि का बल रखने वाली अगर कोई रूढ़ प्रथा है तो वह भी जो है इसके अंतर्गत आ जाएगी। यानी कि आप एक मामला देख सकते हैं कि सबरीमाला मंदिर विवाद था, तो एक रूढ़ प्रथा थी, उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने मूल अधिकारों का हनन माना। तो आप अब इसके आगे हम समानता का अधिकार जो है 14 से 18 तक देखेंगे, और अगली वीडियो में तब तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहेंगे। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।